हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीव बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो हम लोगों ने मादा जनन तंत्र पर बात कर रहे थे। मादा जनन तंत्र में मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय को समझे, उसके बाद मादा का सहायक नली के बारे में समझे, जिसमें आते हैं अंडवाहिनी, आते हैं गर्भाशय, आते हैं और योनि आते हैं। उतना समझने के बाद फिर हम लोग समझे थे मादा का बाह्य जननेंद्रियां या बाह्य जननांग। बाह्य जननांग को समझे। बाह्य जननांग के बाद आज हम लोग बात करेंगे मादा के सहायक ग्रंथि पर कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से ग्रंथि आते हैं। तो मादा सहायक ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसी पर बात करेंगे। मादा सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत वेस्टिब्युलर ग्लैंड तथा मेमरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथि, आते हैं। ये दो ग्लैंड ही मादा सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं ये दोनों का क्या कार्य है। सबसे पहला वेस्टिब्युलर ग्लैंड, यह दो प्रकार का होता है, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। एक ग्लैंड है जिसका नाम है वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये दो प्रकार के होते हैं, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। वैसे हम लोग समझते हैं सबसे पहले लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड का क्या कार्य है। यह छोटे आकृति के ग्रंथि है जो मूत्र छिद्र के बगल में पाए जाते हैं। एक डायग्राम दिखाए थे, ये एक डायग्राम ये थे, जिसको हम लोग बोले थे वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन में क्या है कि इसके अंतर्गत दो छिद्र होते हैं, एक ये छिद्र हो गए मूत्र छिद्र और ये दूसरा हो गए योनि छिद्र। तो मूत्र छिद्र के दोनों तरफ एक ग्रंथि होते हैं ऐसे करके। इस ग्रंथि को हम लोग बोलेंगे लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। वही लिखे, यह छोटे आकृति के ग्रंथि हैं जो मूत्र छिद्र के बगल में पाए जाते हैं। देखिए ऊपर वाला मूत्र छिद्र उसके बगल में पाए जा रहे हैं, ये हो गए वेस्टिबुलर ग्लैंड। यह नर सहायक ग्रंथि के पुरस्थ ग्रंथि के समान होता है। नर में जो पुरस्थ ग्रंथि होते हैं उसी के समान या उसी के समरूप कह सकते हैं। कौन से होते हैं? लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं। और ये म्यूकस का स्राव करते हैं। ये म्यूकस की वजह से क्या होते हैं, हमेशा जो है चिपचिपापन होते हैं। योनि में जो है हमेशा चिपचिपापन होते हैं। किसके स्राव की वजह से? तो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड की वजह से, जो म्यूकस को स्राव करते हैं। दूसरा है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेजर वाला कहां पर उपस्थित है? यूरिथ्रल में, ये सॉरी मूत्र मार्ग के साइड में, या फिर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग के बगल में। ये यूरेथ्रा ओपनिंग है, इसके दोनों बगल में एक है ग्लैंड है जिसका नाम है लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब दूसरा जो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, वो ये योनि छिद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। इधर दोनों तरफ मानते ये वेजाइनल ओरिफिस है, इसके दोनों तरफ इधर एक ग्लैंड है और इधर एक ग्लैंड है, दो ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड को बोलेंगे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसकी संख्या 2 होती है, इसे बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का एक और नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। और ये जो है इसकी संख्या कितना होती है? 2 होती है, दोनों तरफ एक एक होते हैं। यह योनि छिद्र के दोनों बगल में पाए जाते हैं। देखिए ये योनि छिद्र, इसके दोनों बगल में एक एक उपस्थित है। यह नर का कॉपर्स ग्लैंड के समान होता है। नर में जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं उसी के समान ये भी होते हैं। कौन? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और इसका कार्य क्या हो जाएंगे? यह क्षारीय पदार्थ को स्राव करते हैं जो योनि को मुलायम बनाते हैं। आप पढ़े थे कॉपर्स ग्लैंड मेल में वो क्या करते हैं, वो शीशन को मुलायम प्रदान करते हैं। और यहाँ पर जो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो क्या कर रहे हैं, वो योनि को मुलायम प्रदान करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये दो ग्लैंड के बारे में बात की है कि मादा जनन तंत्र के सहायक ग्रंथि कौन कौन से हैं। मादा सहायक ग्रंथि के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं। पहला आते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा आते हैं मेमरी ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड भी दो प्रकार के होते हैं, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेजर वाला कहाँ पाए जाते हैं? मूत्र छिद्र के दोनों तरफ पाए जाते हैं। एक ही होते हैं बट दोनों इस तरह घिरे होते हैं। देखिए ये हो गया आपका लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और ये जो है म्यूकस को स्राव करते हैं ताकि जो ये सूखापन ना रहे, भीगा रहे हमेशा। और ये नर के पुरस्थ ग्रंथि के समान होते हैं। नर में पुरस्थ ग्रंथि की भी संख्या एक थे, इसमें इसकी संख्या एक ही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये इसे बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो ग्लैंड दोनों देख रहे हैं ये वेजाइनल ओरिफिस है, या इसी को हम लोग बोलते हैं योनि छिद्र। इसी के दोनों तरफ एक एक ग्रंथि होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। इसकी संख्या तो, और ये जो है नर के कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ाए थे नर में, उसी के समान होते हैं। और ये क्या करते हैं,
ये जो है क्षारीय पदार्थ को स्राव करते हैं, जिससे योनि का मुलायम बनाया जाता है। योनि मुलायम इसी के वजह से होते हैं। तो समझ पाए। अब आगे हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड पर, स्तन ग्रंथि पर। तो मादा जो भी सहायक ग्रंथि है उसके बारे में हम लोग बात किए, एक बच गए मेमोरी ग्लैंड, इस पर भी बात करेंगे और मादा जनन तंत्र समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड पर बात कर लिए, समझे कि एक योनि छिद्र के बगल में पाए जाते हैं और दूसरा जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मूत्राशय या कह सकते हैं उसको मूत्र छिद्र के किनारे पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और योनि छिद्र के बगल में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। तो समझ पाए, दो ग्रंथि को समझ पाए। अब तीसरा ग्रंथि जो है वो है मेमोरी ग्लैंड या फिर स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चे के जन्म के बाद। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे का जो है पोषण प्रदान होता है। जब तक वो माँ के गर्भ में होते हैं तब तक वो जो प्लेसेंटा के द्वारा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उनको पोषण मिलता है, लेकिन जब वो जन्म ले लेते हैं तो जन्म के तुरंत वो वातावरण में उपस्थित पोषण को नहीं ले पाते हैं, वो माँ के द्वारा ही पोषण को लेते हैं, तो उसी स्तन ग्रंथि से वो पोषण को प्राप्त करते हैं। तो उसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्तन ग्रंथि सभी स्तनधारी जीव में पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव है, जितने भी मैमल्स हैं, सब में स्तनधारी ये मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड अगर जिसमें उपस्थित है उसी को मैमल्स बोला गया है। मैमल्स का मतलब ही होते हैं स्तन ग्रंथि का उपस्थिति, उसका अर्थ ही होते हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट एक अर्धगोलाकार आकृति तथा भिन्न भिन्न आकार का होता है। ब्रेस्ट जो है वो अर्धगोलाकार होते हैं और इसकी जो आकृति ये इसकी जो आकार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जरूरी नहीं कि सब में एक जैसा ही हो। स्तन ग्रंथि का आकार एडिपोज टिश्यू की संख्या पर निर्भर करता है। किसी में अगर एडिपोज टिश्यू की संख्या बहुत अधिक है तो उसका जो है स्तन ग्रंथि का आकार जो है वो बड़ी होगी, और जिसमें कम होंगे उसकी छोटी होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर स्तन ग्रंथि के आकार बहुत बड़े हैं तो उसमें ज्यादा मिल्क का सिक्रीशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या छोटा है तो कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एडिपोज टिश्यू एक तरह का फैट टिश्यू होता है। इसकी अमाउंट बढ़ जाने से ये स्तन ग्रंथि के आकार बड़ा हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। स्तन जो मेमोरी ग्लैंड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यही तो मिल्क का सिक्रीशन करेंगे। इस मेमोरी ग्लैंड के चारों तरफ जो है क्या है, एडिपोज टिश्यू है जो उसके आकार बना रहे हैं। तो दूध का मात्रा स्तन ग्रंथि पर निर्भर नहीं करता है। दूध का मात्रा स्तन ग्रंथि के आकार पर निर्भर नहीं करता है। स्तन ग्रंथि के आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसकी आकार बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मिल्क सिक्रेशन उसका मेमोरी ग्लैंड करने की क्षमता होंगे उतना ही होगा। यह पेक्टोरलिस मसल्स ब्रेस्ट वाले हिस्से में, चेस्ट वाले हिस्से में होता है पेक्टोरलिस मसल्स, उसके सामने वक्ष गुहा जहां पर ये स्थित होते हैं, ब्रेस्ट वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा या फिर थोरेसिस कैविटी में स्थित होते हैं। नर में स्तन ग्रंथि अवशेषी अंग होता है। नर में भी स्तन ग्रंथि, जितने भी मैमल्स हैं सब में स्तन ग्रंथि होंगे, लेकिन नर में जो है स्तन ग्रंथि का कोई कार्य नहीं होता, वो अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग का मतलब उसका कोई काम नहीं है, जबकि मादा में स्तन ग्रंथि कार्यात्मक होता है। मादा का में जो स्तन ग्रंथि होते हैं वो कार्यात्मक होते हैं, इसीलिए मादा का स्तन ग्रंथि काफी विकसित होते हैं और नर का अपविकसित होते हैं। स्तन ग्रंथि स्वेट ग्लैंड का रूपांतरित होते हैं। स्वेट ग्लैंड के हम लोगों के शरीर में जो पसीना आते हैं वो स्वेट ग्लैंड के कारण होते हैं। जहां जहां भी स्किन है सब स्किन में स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, इसी के वजह से पसीना आते हैं। तो ये पसीना आने का स्वेट ग्लैंड जब विकसित हो जाते हैं तो उसी से बन जाते हैं मेमोरी ग्लैंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जो है मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि किस ग्रंथि का रूपांतरित है, तो स्वेट ग्लैंड का रूपांतरित होता है। प्रत्येक ब्रेस्ट में एक चूचक होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में निपल कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, अभी इसका डायग्राम समझाएंगे कि चूचक कहाँ पे होते हैं या निपल जिसको हम लोग कहते हैं वो कहाँ पर होते हैं और वो कैसे होते हैं, उसका क्या कार्य है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसके पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड पर कि निपल क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू कैसे उसमें सिचुएटेड है। चलिए पहले नोट कीजिए। तो अभी हम लोग मेमोरी ग्लैंड पर स्तन ग्रंथि पर बात कर रहे थे। स्तन ग्रंथि में बता रहे थे कि एक निपल होती है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चूचक। चूचक के चारों तरफ काले रंग का क्षेत्र होते हैं जिसे एरियोला कहते हैं।
एरियोला, जो निप्पल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला। एरियोला में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड होते हैं। अगर एरियोला में ऑयल ग्लैंड का कमी हो जाए, वो अगर सिक्रीट ना कर पाए ऑयल, तो सूखापन पड़ जाते हैं और यहाँ पे इचिंग होते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसीलिए कि एरियोला वहाँ पे उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरियोलर ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। और इसका स्राव जो होते हैं इनको सूखने नहीं देते हैं, मीन्स निप्पल वाले क्षेत्र को सूखने नहीं देते हैं, उनको भिगा कर थोड़ा सा रखते हैं, नहीं तो वहाँ पे ईचिंग स्टार्ट हो जाएंगे और फिर कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी किसी में ऑयल ग्लैंड का अमाउंट अगर कम हो जाते हैं तो वहाँ पे ईचिंग होते हैं, और ईचिंग की वजह से क्या होते हैं, तो एरियोलर ग्लैंड में जो ऑयल ग्लैंड की अगर कमी हो जाए तो वहाँ पे सूखा सूखापन पड़ जाते हैं और ईचिंग होते हैं, वहाँ से सेल बहुत सारे इन्फ्लेमेट कर जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, अगर एरियोलर ग्लैंड की कमी हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का भी चांसेस होते हैं। स्तन ग्रंथि पेक्टोरलिस मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। जो वक्ष गुहा में पेक्टोरल मसल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो है वक्ष क्षेत्र में 12 स्तन, ये 12 तरह के हड्डी पाए जाते हैं, उसमें पेक्टोरलिस पाए जाते हैं। तो पेक्टोरलिस लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जो है पेक्टोरलिस मसल्स से ही स्तन ग्रंथि सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। एक लिगामेंट द्वारा जुड़े होंगे और उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। कहाँ से जुड़े हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, स्तन ग्रंथि चेस्ट वाले रीजन से सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होते जाता है। क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट तब तक स्ट्रांग रहते हैं जब तक बॉडी में एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता है। जब एस्ट्रोजन का स्राव स्टार्ट हो जाते हैं तो इनका भी जो है जो पकड़ होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। निप्पल में एक छिद्र होता है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, और इसी डक्ट के द्वारा दूध बाहर निकलते हैं। मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि में जो है मिल्क का सिक्रीशन हुए, स्राव हुए, तो वो बाहर किस द्वारा निकलेंगे, तो निप्पल में एक छोटी सी छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसी लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर निकलते हैं। एक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होते हैं। एक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होते हैं। ये देखिए, आप याद कीजिए जब नर का हम पढ़ा रहे थे टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में, तो उसके अंदर का डायग्राम जिस तरह बता रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी होगी। क्या है कि प्रत्येक पाली, पहले बता रहे थे स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं, डायग्राम से भी समझाएंगे। प्रत्येक पाली में बहुत सारे कक्ष होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। और प्रत्येक लोब्यूल्स में बहुत सारे एल्विलाई होते हैं जो दूध का निर्माण करते हैं। ये दूध का निर्माण कौन करेंगे, एल्विलाई करते हैं। एल्विलाई किसके अंदर पाए जाते हैं, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, लोब्स के अंदर। 15 से 20 लोग हैं। ये संख्या सब में समान होते हैं, 15, 17, 18, 16, 15 ऐसे करके रहेंगे सब में। ये औसत है, जरूरी नहीं है कि सब में 15 ही मिनिमम हो सकता है किसी में 14 भी हो। तो ये एक औसत लिया जाता है। इतना कंपार्टमेंट होते हैं, सॉरी लोब होते हैं, और प्रत्येक लोब में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, और एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे एल्विलाई होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी जिसे हम लोग एल्विलाई बोलेंगे, और वो दूध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ समझ पाए कि दूध का भी डायग्राम से समझाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर भी हम डायग्राम बताते हैं। तो ये स्तन ग्रंथि का डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। देखिए, ये है आपका पेक्टोरलिस मसल्स, ये है पेक्टोरलिस मसल्स, समझ रहे हैं, ये पेक्टोरलिस मसल्स है, और इसी से ये जुड़े हुए हैं स्तन ग्रंथि। अब इसके अंदर क्या बताया कि बहुत सारे, सबसे पहले किसे बहुत सारे लोब्स होते हैं, कितना 15 से 20 लोब्स होते हैं। मान लेते हैं ये एक लोब्स मान लिए हम, 2, 3, 4 ये भी बनाते हैं। इसके बाद हम लोग और होते हैं 15 से 20 होते हैं। अब देखिए एक लोब्यूल से, और यहाँ पे देखिए एडिपोज टिश्यू भरे पड़े होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। यही जो है इसकी आकार पर निर्भर करते हैं। इसकी एडिपोज टिश्यू की संख्या अधिक है तो इसके आकार बड़े होंगे। और देखिए ये आगे की ओर जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निप्पल। क्या बोलेंगे, निप्पल। और निप्पल के चारों तरफ यहाँ पे देखिएगा एक
डायग्राम एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का रीजन होते हैं, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं एरियोला। एरियोला, एरियोला में यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, एरियोलर ग्लैंड। अब जो है ये यहाँ से सब एक एक नली को बनाएंगे और मिल्क आएंगे यहाँ पर। तो ये जितना देख रहे हैं ये क्या है, लोब्स है। कितना, 15 से 20 लोब्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में। और ये सारे लोब्स आगे चलकर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उभर चुका है। इस तरह करके ये क्या हो गया, तो ये बहुत सारे क्या है, ये लोब्स हैं। इसको क्या बोलेंगे, लोब्स। और इस लोब में बहुत सारे क्या होंगे, लोब्यूल्स होंगे, कंपार्टमेंट होंगे। और एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे क्या होंगे, एल्विलाई होंगे जो मिल्क का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये हुए मेमोरी डक्ट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं स्तन नली। यहाँ पे दूध का निर्माण होकर ये निकलेंगे और ये सब जाके निप्पल्स में जाके खुलते हैं। जितना भी है सब जाके एरियोला के पास जाकर जुड़ते हैं, और यहाँ से निप्पल में जो छिद्र होते हैं, यहाँ पर एक छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसी के द्वारा मिल्क बाहर निकलेंगे। तो देखिए इसमें मिल्क का निर्माण हुए, इस नली के द्वारा गए आए, ये हो गए आपका मेमोरी डक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट्स, या फिर इसको लोग मेमोरी लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। मेमोरी लोब्यूल्स या फिर डक्ट, लोब्यूल्स नहीं कैसे डक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं कि कैसे इनका स्टेज कैसे कार्य कर रही है। यहाँ पे जो है इसका एक डायग्राम हम लेते हैं। सिर्फ देखिए ये मान लेते हैं ये बहुत सारे क्या हो गए, कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे लोब्यूल्स। देखिए ये डायग्राम, ये हो गए एक लोब्स, इसको क्या बोलेंगे, लोब्स। पाली, एक पाली हो गया, 15 से 20 पाली ऐसे होंगे इसमें। तो एक पाली के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। एक कंपार्टमेंट को, ये एक कंपार्टमेंट को लेते हैं, इस एक कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एक कंपार्टमेंट को हम लोग लोब्यूल्स बोलेंगे, लोब्यूल्स। और इस लोब्यूल्स में बहुत सारे कोशिका होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्विलाई। यही एल्विलाई जो है मिल्क का निर्माण करेंगे। एल्विलाई से लोब्यूल्स में आए, लोब्यूल्स के अंदर लोब्स हैं। समझ पा रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कॉल करके या मैसेज करके या जैसे क्या पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो देखते हैं पेक्टोरस मसल से जुड़ा हुआ है, पेक्टोरस मसल्स के इशारों तक इसको क्या बोलेंगे, इसको भी लिख देते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये इसके आकार को, इसकी एडिपोज टिश्यू पर इसके आकार पर निर्भर करते हैं। और ये है, इसको बोलते हैं निप्पल। निप्पल के जो ब्लैक कलर का रीजन होता है उसको बोलते हैं एरियोला। यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, निप्पल पे एक छिद्र होते हैं जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। और जो क्या है कि एक स्तन ग्रंथि में जो है 15 से 20, 1 2 3 4 ही यहाँ पर बनाए, ऐसे 15 से 20 तक होते हैं लोब्स। और प्रत्येक लोब्स के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल्स में बहुत सारे एल्विलाई होते हैं। और यही एल्विलाई दूध का निर्माण करते हैं। एल्विलाई से लोब्यूल्स, लोब्यूल्स से लोब्स, लोब्स से मेमोरी डक्ट से बाहर निकल गए, किसके द्वारा, लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर मादा जननतंत्र के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे जो है वो बात करेंगे
स्पर्म का निर्माण और ओवम के निर्माण की क्रिया, मतलब गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन पर बात करेंगे। चलिए आज का यही क्लास रोकते हैं, अब कल हम लोग फिर बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस पे।